टू दिस लेसन। सो दिस इज़ आवर BRBL मॉड्यूल डी क्विक रिवीजन सेशन। तो आइए दोस्तों हम लोग मॉड्यूल डी को क्विकली रिवाइज करते हैं अपने BRBL के। दोस्तों सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फिर ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग टर्म्स हैं, क्या डिफरेंस है इसको आप देख लीजिए। ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद जब भी कोई पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे को कि अपना विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, इसे कहा जाता है प्रपोजल। तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस हो जाता है। जो पर्सन प्रपोजल करता है उसे प्रॉमिसर कहा जाता है और जो पर्सन प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसे प्रॉमिस कहा जाता है। दोस्तों ये जितने भी प्रॉमिस होते हैं और जितने भी सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं वो कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए, एक एग्रीमेंट होता है। जो प्रॉमिस जो है कंसिडरेशन का फॉर्म लेता है एक दूसरे के लिए उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। एक एग्रीमेंट जो कि लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होता है उसे वॉइड कहा जाता है। एक एग्रीमेंट जो कि लॉ से इन्फोर्सेबल है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल है लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होता है वो बाय लॉ वो वॉइड हो जाता है जब ये इन्फोर्सेबल नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब होता है ये देख लीजिए। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, फिर कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टेड ये कब होगा। फिर दोस्तों रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट का कंडीशन क्या है। एक प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं किसी भी समय कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले। एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस के माध्यम से। जो लैप्स है टाइम प्रिस्क्राइब का उसके बाद, जो एक्सेप्टर का फेलियर है कि वो प्री कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है उसके बाद, यदि मान लीजिए कि प्रपोजल का डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, उसके बाद दोस्तों प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। तो आपको यदि प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट हो अनक्वालिफाइड हो, एक्सेप्टेंस जो है एक्सप्रेस्ड हो किसी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में। यदि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस किसी प्रॉमिस का वर्ड में हो रहा है तो प्रॉमिस को एक्सप्रेस कहा जाता है। अब देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल क्या क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो ये है कि आपका प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, दूसरा है इंटेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, तीसरा है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, चौथा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पांचवा है फ्री कंसेंट, छठा है दोस्तों कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, केस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दोस्तों एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक एग्रीमेंट होगा जो कि जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज पे होगा, लॉफुल कंसिडरेशन से सपोर्टेड होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। तो जब भी कंसेंट जो है किसी एग्रीमेंट का कोर्सन से होता है, फ्रॉड से होता है या मिस रिप्रेजेंटेशन से होता है तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल माना जाता है। फिर दोस्तों जब भी किसी एग्रीमेंट का कंसेंट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण होता है तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल माना जाता है। और दोस्तों यदि कॉन्ट्रैक्ट टू एग्रीमेंट किसी अनड्यू, मैंने आपको बताया ही, एक पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ये तभी होता है जब वो मेजॉरिटी के एज का हो। फ्री कंसेंट एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का। कंसेंट फ्री तब होता है जब किसी कोएर्सन के कारण ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण ना हो, जब दोनों पार्टीज जो है एग्रीमेंट में वो मिस्टेक करते हैं एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को वाइड माना जाता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट से एक पार्टी प्रॉमिस करते हैं दूसरे को सेव करेंगे, जो भी लॉस उसके कारण हो रहा है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है ये देखते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल हो। ये प्रिज्यूम किया जाता है लॉफुल जब तक ये लॉ के द्वारा फॉरबिडन ना हो। ये एक ऐसे नेचर का हो जो कि यदि परमिट किया जाए ये लॉ के प्रोविजन को डिफीट करे, ये फ्रॉडलेंट हो। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक किया जाता है तो जो पार्टी सफ़र करती है ऐसे ब्रीच के कारण वो कंपेंसेशन रिसीव करेगी जो भी लॉस या डैमेज उसे हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे, लायबिलिटी किसी थर्ड पार्टी को डिस्चार्ज करेंगे डिफ़ॉल्ट होने के केस में। श्योरिटी दोस्तों डिस्चार्ज कि सिक्योरिटी को डिस्चार्ज मिलता है कैसे, वेरिएंस इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट एक पर्सन होता है जो कोई एक्ट करता है किसी दूसरे के लिए या दूसरे को रिप्रेजेंट करता है किसी थर्ड पार्टी की डीलिंग के साथ। कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है एजेंसी को क्रिएट करने के लिए। एक एजेंट जिसके पास अथॉरिटी होगा किसी एक्ट को करने के लिए वो सारा लॉफुल थिंग कर सकता है। यदि एजेंट ने अथॉरिटी को एक्सीड कर लिया तो प्रिंसिपल उसे रेटिफाई कर सकता है या एक्ट को डिसऑन कर सकता है। एजेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है प्रिंसिपल के द्वारा। लेकिन दोस्तों जब एजेंट ने खुद ही एजेंट का खुद का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में जो कि सब्जेक्ट फॉर्म करता है मैटर ऑफ एजेंसी, तो उसे टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है क्रिमिनल एक्ट ऑफ एजेंट के लिए। बेलमेंट डिलीवरी टू गुड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी पर्पस के लिए। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है ये डिस्कस करते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि बेलमेंट ऑफ गुड एज ए सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेट इज कॉल्ड प्लेज। कुछ कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशल कंडीशन होता है जो क्विड प्रो क्यू मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब कि पार्टीज जो है एक्रू करेंगे प्रॉफिट, राइट, इंटरेस्ट
नेक्स्ट दोस्तों कंसेंट को डिफाइन होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है कंसेंट में तब आते हैं जब वो सेम थिंग से एग्री करते हैं सेम सेंस में। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट को फ्री तब माना जाता है कि भी किसी कोएर्सन के कारण ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण ना हो, फ्रॉड के कारण ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण ना हो। एग्रीमेंट जो कि दो पार्टीज़ के बीच में इंटर हो कर रहे हैं, कंडीशन ये रहता है कि मनी इज़ पेबल बाय द थर्ड पार्टी टू द सेकंड पार्टी ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। दोस्तों एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी चीज़ को करें या ना करें, यदि कुछ इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। दोस्तों कंटिजेंट एग्रीमेंट जो है ये आर वाइड तब होता है चाहे वो इवेंट का इम्पॉसिबिलिटी इज़ नोन और टू नॉट नोन टू द पार्टीज। एक एग्रीमेंट किसी एक्ट को करने का इम्पॉसिबल अपने में एक वाइड है। एक एक्ट को करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है किसी इवेंट के रीजन से। जब भी कोई पर्सन रेसिप्रोकली प्रॉमिस करते हैं कि पहले वो कुछ चीज़ को करेंगे जो कि लीगल है, सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांस टू डू सर्टेन अदर थिंग विच आर इलीगल, तो जो पहला सेट ऑफ प्रॉमिस है वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन दूसरा सेट ऑफ प्रॉमिस जो है वाइड एग्रीमेंट है। अल्टरनेटिव प्रॉमिस के केस में एक ब्रांच जो कि लीगल होता है दूसरा इलीगल होता है, तो लीगल ब्रांच अलोन को आप इन्फोर्स कर सकते हैं। अल्टरनेटिव प्रॉमिस का मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल प्रॉमिस होता है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ करेंगे और कोई भी चीज़ सेटिस्फाई करेगा प्रॉमिस को। जब भी एग्रीमेंट में जो पार्टीज़ हैं वो म्यूचुअल प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी काम को करेंगे या किसी काम को करने से दूर हटेंगे, तो उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे एक नए कॉन्ट्रैक्ट को इसके लिए, तो दोस्तों ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूरी नहीं है परफॉर्म करना। दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ में रेसिसिजन को डिफाइन किया गया है अनमेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज़। यदि मान लीजिए एक पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता, ठीक है, और दोस्तों यदि वो उसको दूसरे पर्सन के द्वारा सप्लाई किया जाए विद नेसेसरी सुटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, द पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सच सप्लाई इज इंटाइटल्ड टू द रिम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। एक पर्सन जिसे पैसा पे किया जाएगा या कुछ डिलीवर किया जाएगा बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्सन, वो उसे रिपे करेगा, रिटर्न करेगा। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक होगा तो जो पार्टी सफ़र करेंगे ऐसे ब्रीच से वो कॉम्पेंसेशन रिसीव करेंगे। मैंने पहले ही बताया। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे, लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे किसी थर्ड पार्टी का यदि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जो पर्सन गारंटी देता है उसे सिक्योरिटी कहा जाता है, और जिस पर्सन के रेस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट होता है, जिस पर्सन के डिफ़ॉल्ट के रेस्पेक्ट में गारंटी दिया जाता है उसे प्रिंसिपल लेटर कहा जाता है, और जो पर्सन जिस पर्सन को गारंटी दिया जाता है उसे क्रेडिटर कहा जाता है। तो गारंटी या तो ओरल होगा या रिटर्न होगा। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो लायबिलिटी होता है सिक्योरिटी का वो को एक्सटेंसिव है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल लेटर। जो एक गारंटी जो कि एक्सटेंड करेगा एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए उसे कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी किसी भी समय में रिवोक किया जा सकता है सिक्योरिटी के द्वारा। दोस्तों जो सिक्योरिटी का डेथ हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। ये कोई भी वेरिएंस जो कि बिना सिक्योरिटी के कंसेंट का होता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में प्रिंसिपल और क्रेडिटर के बीच में, वो सिक्योरिटी को डिस्चार्ज कर देता है एज टू ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटी को डिस्चार्ज किया जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल लेटर के बीच में होता है, बाय विच द प्रिंसिपल लेटर इज रिलीज्ड। दोस्तों मेयर फोरबेरियंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू sue the principal letter or to enforce any other remedy against him does not discharge the security। जब भी दोस्तों को सिक्योरिटीज़ होते हैं तो क्रेडिटर के द्वारा जो रिलीज होता है does not discharge the other। यदि क्रेडिटर दोस्तों इनकन्सिस्टेंटली एक्ट नहीं करेंगे with the right of the security or omits to do any act which is duty to the security required him to do and eventually remedy of the security himself against the principal letter, the security is discharged। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी इंटाइटल्ड है हर एक सिक्योरिटी के बेनिफिट के लिए जो कि क्रेडिटर का है अगेंस्ट द प्रिंसिपल लेटर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीशिप इज इंटर इनटू। एक बेलमेंट एक गुड्स का डिलीवरी होता है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को कुछ पर्पस के लिए। दोस्तों जो पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है उसे बेलर कहा जाता है, और जिसे ये डिलीवर किया जाता है बेली कहा जाता है। दोस्तों बेलमेंट के केस में जो बेली होता है वो दोस्तों जितना ध्यान रखता है गुड्स का जो कि उसे बेल किया गया है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। बेलर दोस्तों डिस्क्लोज करता है बेली फॉल्ट को जो भी गुड्स बेल किया गया है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि बेली यदि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लॉसेस के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एवॉइडेबल होता है बेलर के ऑप्शन से यदि बेली जो है बेली एक्ट करता है विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल इनकंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेलमेंट। दोस्तों ग्रेटिशियस बेलमेंट एक तरह का बेलमेंट होता है जहाँ पे बेलर जो है प्रॉपर्टी के पोजीशन को बेली को ट्रांसफ़र कर देता है इस बेसिस पे कि कोई कॉम्पेंसेशन नहीं पे किया जाएगा। एक ग्रेटिशियस बेलमेंट को टर्मिनेट किया जाता है डेथ के द्वारा। जो गुड्स के फाइंडर होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं है ऑनर को स्यू करने के लिए फॉर द कॉम्पेंसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंस वॉलंटरली इनकर्ड बाय हिम टू प्रिजर्व द गुड। जब भी कोई चीज़ जो कि कॉमनली सब्जेक्ट टू सेल होता है वो खो जाता है, यदि ऑनर दोस्तों ऑनर कैन नॉट विथ रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड एंड और इफ ही रिफ्यूजेज टू पे द लॉफुल चार्ज ऑफ द फाइंडर। जब भी कोई चीज़ जो कि कॉमनली सेल का सब्जेक्ट है वो लॉस हो जाता है
ठीक है। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि जो बेलमेंट ऑफ गुड होता है सिक्योरिटी के रूप में पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस से प्लेज कहा जाता है। और बेलर जो इस केस में पॉनर होते हैं और जो बेली होते हैं वो पॉनी होते हैं। जो पॉनी होंगे वो गुड्स जो प्लेज किया गया उसे रिटेन करेंगे, ठीक है, डेप्ट के पेमेंट के लिए तो करेंगे ही करेंगे, या प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए भी करेंगे। जो एजेंट होता है वो एक पर्सन होता है जो कि एम्प्लॉयड होता है कि वो किसी काम को करेगा दूसरे पर्सन के लिए या दूसरे को रिप्रेजेंट करता है थर्ड पर्सन के साथ डीलिंग में। कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है एजेंसी को क्रिएट करने के लिए। जो एजेंट का अथॉरिटी होता है वो एक्सप्रेस हो सकता है या एम्प्लॉयड हो सकता है। एक अथॉरिटी को आप एक्सप्रेस तब कहते हैं जब वो वर्ड के द्वारा दिया जाता है। एजेंसी टर्मिनेट होता है प्रिंसिपल के द्वारा, वो अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है। जब भी दोस्तों एजेंट का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, ठीक है, जब प्रिंसिपल दोस्तों प्रिंसिपल में से एज इट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लास्ट प्रेडिसेसिंग सेक्शन, तो प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है अथॉरिटी को जो कि उसने एजेंट को दिया है। प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता अथॉरिटी गिवन टू एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज़ बिन पार्टली एक्सरसाइज। अथॉरिटी एक्सरसाइज होने के बाद वो रिवोक नहीं कर सकता। जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय करता है कुछ ऐसा काम करने के लिए जो कि क्रिमिनल है, तो एम्प्लॉयर एजेंट के लिए लायबल नहीं होता। प्रिंसिपल जो है कॉम्पेंसेशन करेगा अपने एजेंट को जो भी इंजरी का हो जो है ऐसे एक्शन के कारण। दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एजेंट के माध्यम से इंटर होगा और जो ऑब्लिगेशन अराइज होगा ऐसे एक्ट से जो कि एजेंट कर रहा है वो भी इन्फोर्स होगा सेम मैनर में एंड विल हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस। जब भी कोई एजेंट ज़्यादा काम करता है जितना उसे ऑथराइज किया गया है, ठीक है, तो दोस्तों उस केस में या नहीं तो जब भी पार्ट ऑफ व्हाट इज डज विच इज़ विद इन हिज अथॉरिटी इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम द पार्ट विच इज़ बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, यानी जितना उसके अथॉरिटी के अंदर है उस पार्ट को और जितना उसके बाहर है उसको सेपरेट किया जाएगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एक नोटिस जो कि गिवन टू और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द एजेंट हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस। दोस्तों एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है जो कि स्पोकन वर्ड्स के द्वारा या रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए कस्टमर एक फ्लैट खरीद रहा है किसी ब्रोकर से रिटन डॉक्यूमेंट के साथ। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दोस्तों वर्बल एग्रीमेंट के अलावा होता है या रिटन रिकॉर्ड के अलावा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बस शटल सर्विस है स्टेट गवर्नमेंट का, वो किसी सिटी में अप्लाई करती है, वो अपने सर्विस को यूज़ करती है, आपको टिकट खरीदना है, शटल सर्विस इज एक्चुअली ऑफरिंग फॉर यू। दोस्तों टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इम्प्लाई करता है कि ये साइलेंस में हुआ है, जैसे विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम मशीन। दोस्तों एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो पार्टीज के बीच साइन किया जाता है जिसने अपने लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर चुके हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो पार्टीज के बीच साइन किया जाता है जो कि अभी तक लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किए हैं। पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो पार्टीज के बीच में साइन किया जाता है जब एक पार्टी जो है अपने लीगल कमिटमेंट को अभी परफॉर्म करना बाकी है। दोस्तों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि ड्यूली फॉलो करता है जो भी लॉ प्रिस्क्राइब किया गया है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तब माना जाता है, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है बहुत सारे रीजंस के कारण, जैसे कि लॉ में कुछ चेंजेस आ जाए या कुछ अमेंडमेंट आ जाए। यदि मान लीजिए कि एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता है तो ऐसे एग्रीमेंट को वाइड एग्रीमेंट माना जाता है। दोस्तों वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल हो एक या एक से ज़्यादा लीगली बॉन्ड पार्टीज़ के द्वारा उसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इलीगल एग्रीमेंट वाइड होता है वेरी बिगनिंग से क्योंकि एग्रीमेंट जो है किसी लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निकल लैग के कारण। दोस्तों फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 40 घंटा काम होता है हर वीक में और ये बढ़ भी सकता है मैक्सिमम 60 आवर पर वीक। दोस्तों पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट जनरली होवर अराउंड 30 आवर मार्क पर वीक। फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए होता है विद इन द सेट टास्क मस्ट बी अकम्प्लिश्ड। दोस्तों अब बात करते हैं कि वाइड वर्सेस वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कभी लीगली वैलिड नहीं होता है स्टार्ट करने में, जबकि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल होता है जब अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिफेक्ट करेक्ट किया जाए। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया जाता है जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जो लॉ है वो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है फेयरनेस के इंटरेस्ट में बेस्ड ऑन द पार्टीज कंडक्ट और सर्कमस्टांस। दोस्तों बात करें यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की, इसके अंदर केवल एक पार्टी होता है जो कि प्रॉमिस करते हैं कि वो एक्शन लेंगे या कुछ वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है और कॉमन एग्जांपल है जब कोई रिवार्ड दिया जाता है किसी चीज़ के लिए। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों क्या होता है कि दोनों पार्टीज एग्री करते हैं कि वो आइटम या सर्विस ऑफ वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, इसे टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी डैमेज लिमिट ऑन द डैमेज अ पार्टी में रिसीव फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों एडिशन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पार्टी के द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है इज विद ग्रेट डील मोर बार्गेनिंग पावर अदर देन द अदर पार्टी, मीनिंग कि जो वीकर पार्टी होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को या नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दो ही चीज़ हो सकता है। दोस्तों और भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के नाम दिए जैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज़ गो थ्रू दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया गया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ओके सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट
तो कुछ केसेस दिए गए हैं यहाँ पे, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, पोस्ट कंसिडरेशन, ठीक है, फ्यूचर कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। फिर दोस्तों उसके बाद है कॉन्फाइवेंस क्या होता है, म्यूचुअल मिस्टेक क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर रेसेशन क्या है, रेमिशन क्या है, कुछ दोस्तों कंसेप्ट को समझाया गया एग्जाम्पल के माध्यम से। सो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स और कस्टमर। तो एज़ पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट माइनर 1 होता है जिसने 18 साल की एज को अटेंड किया है। तो दोस्तों सेक्शन 11 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। माइनर दोस्तों किसी दूसरे को पावर डेलीगेट भी नहीं कर सकता। माइनर को अपॉइंट किया सकता है एजेंट के रूप में और प्रिंसिपल को बाइंड करेगा। सेक्शन 20 से बनाया जाता है कि माइनर ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है चेक को या बिल को, लेकिन वो लायबल नहीं होगा। माइनर नॉमिनी को अपॉइंट नहीं कर सकता। माइनर को नॉमिनी अपॉइंट किया जा सकता है। माइनर एक पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों पार्टनरशिप फर्म के लिए बेनिफिट के लिए एडमिट किया सकता है। माइनर दोस्तों एक पेमेंट को स्टॉप नहीं कर सकता किसी चेक का जो कि पार्टनरशिप फर्म ने इशू किया है। दोस्तों सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956, फादर नेचुरल गार्जियन होते हैं हिंदू माइनर बॉय के लिए और किसी अनमैरिड गर्ल के लिए, और उसके बाद उसकी मदर होती है। जो गार्जियन होती है, यदि हिंदू माइनर के जो गार्जियन है वो हिंदू नहीं है या वो हर्मिट हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, तो दोस्तों वो नेचुरल गार्जियन नहीं होते हैं। जो भी गार्जियन अपॉइंट किए गए फादर ऑफ द माइनर इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल गार्जियन। As per personal law applicable to Muslim father is a natural guardian. A Muslim father can appoint a testamentary guardian which can act as a guardian after his death. In case of Muslim, after the death of paternal grandfather, testamentary guardian appointed by the paternal grandfather will be the guardian. तो ये सभी कुछ लॉज हैं क्रिश्चियन में, पारसीज में, जूज में। देखिए क्या लॉज हैं वो देख लीजिए आप। हिंदू माइनर में क्या लॉज हैं। जॉइंट अकाउंट 2 माइनर का ओपन किया जा सकता है, लेकिन दोनों के दोनों जो है कम से कम 10 साल के हों और दोनों के दोनों लिटरेट्स हों, क्योंकि सेम फैमिली और ऑपरेशन से बिलोंग करें। माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी चेक गार्जियन के द्वारा इशू किया जाता है डेट से पहले जिसे माइनर ने मेजोरिटी अटेंड कर लिया उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट दे आर टू बी इनवैलिड। आइदर और सर्वाइवर का केस देख लीजिए। फिर दोस्तों इन केस ऑफ अकाउंट वेयर ऑपरेशन करने से आइदर सर्वाइवर, जो चेक का अल्टरेशन है वो कंफर्म किया जाएगा किसी भी अकाउंट होल्डर से। वैसा अकाउंट जहाँ पे ऑपरेशन जो है फॉर्मर और सर्वाइवर है, ठीक है, तो जब बोथ डिपोजिटर अलाइव हैं तो जो फॉर्मर नंबर 1 अलोन कैन ऑपरेट द अकाउंट। दोस्तों वैसे अकाउंट में जो कि जॉइंटली ऑपरेटेड है, तो उस केस में दोस्तों बैंक वुड पे बैलेंस टू द सर्वाइवर अलॉन्ग विद द लीगल हेयर और द डिजीज पर्सन। जो हमारा ऑपरेशनल कंडीशन और रिपेमेंट कंडीशन है, ऑपरेशनल कंडीशन एप्लीकेबल होता है रनिंग अकाउंट जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ओडी एंड ओसीसी। नॉर्मली एप्लीकेबल होता है जॉइंट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के केस में। सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट के केस में जैसे अकाउंट ऑफ माइनर एनआरआई, तो ऑपरेशन जो है डिपोजिटर और थ्रू लेटर ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से भी हो सकता है। दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 100। पहले नंबर 10 तक था, अब ये 100 तक हो गया। एनबीएफसी, एचयूएफ, माइनर इंसॉल्वेंट, इंसेन एंड एलन एंड एनिमी कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। प्रत्येक पार्टनर एक एजेंट होता है फर्म का और दूसरे पार्टनर का भी एजेंट होता है। पार्टनर ज्वाइंटली और सिवियरली लायबल होते हैं सारे अकाउंट के लिए। दोस्तों डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये सभी का डिसॉल्यूशन काउज करते हैं। यदि किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा ताकि डिसाइड करें कि डिजीज़ का लायबिलिटी क्या है। ये रिस्ट्रिक्टेड पार्टनरशिप जो है दूसरे को स्यू कर सकता है ताकि अपने राइट को इन्फोर्स कर सके। एक अनरिस्ट्रिक्टेड फर्म जो है क्या स्यू नहीं कर सकते दूसरे को अपने नाम में। लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी एक हाइब्रिड कॉर्पोरेट फॉर्म एंटिटी होता है जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के फीचर को कंबाइन करता है और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के फीचर को कंबाइन करता है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, एक लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इस पार्टनर। इसे सफिक्स करना पड़ता है एलएलपी विद इस नेम। तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। कोई अपर लिमिट नहीं है कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे एलएलपी में। दोस्तों बड़ी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में पार्टनर हो सकती हैं, एचयूएफ पार्टनर नहीं हो सकते, माइनर पार्टनर नहीं हो सकते। दोस्तों एलएलपी को रजिस्ट्रेशन चाहिए आरओसी के पास। एलएलपी के नाम में करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट भी ओपन किया जा सकता है। ऑथराइज सिग्नेचर जो एलएलपी के होते हैं उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर कहा जाता है। केवाईसी नॉर्म्स को कंपाइल किया जाएगा, कंप्लाई किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक एलएलपी इसमें 2 से ज़्यादा पार्टनर है वो एग्जिस्ट करेगा। एलएलपी को कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में। दोस्तों प्राइवेट कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं एलएलपी में एज पर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट। दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे। जनरल पब्लिक कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते कंपनी के कैपिटल में। नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम कोई सीलिंग नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दोस्तों जो हमारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अफेयर है वो मैनेज किए जाएंगे मिनिमम 3 डायरेक्टर के द्वारा और मैक्सिमम कोई सीलिंग नहीं है। मिनिमम फ्रीडम कैपिटल 5 लाख का होता है। 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड में दोस्तों कंसेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी बाय द वे ऑफ कंपनी बिल 2013 एक डायरेक्टर होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू किया जाता है आरओसी के द्वारा।
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट होता है कंपनी का, सर्टिफिकेट ऑफ कमिश्मेंट बिजनेस इशू किया था आरओसी के द्वारा, सर्टिफिकेट ऑफ कमिश्मेंट ऑफ बिजनेस को रिक्वायर्ड नहीं होता इनकेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एमओए दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का और इस्टेब्लिश करता है कि कंपनी का रिलेशनशिप क्या है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है आर्टिकल के अंदर बोरोइंग पावर होगा डायरेक्टर का, आर्टिकल को अमेंड किया जाएगा जनरल बॉडी रिजोल्यूशन के माध्यम से। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो डेलीगेट नहीं कर सकते अपने अथॉरिटी के दूसरे पर्सन को, कॉमन सील उनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों चार्ज क्रिएशन को रजिस्टर कराना पड़ेगा जब चार्ज क्रिएट किया गया है हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक बुक डेट्स मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के माध्यम से। चार्ज रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब भी गुड्स को प्लेस किया जाए किसी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट या सिक्योरिटी के अगेंस्ट। आरओसी दोस्तों एक्सटेंशन 30 दिन का दे सकता है चार्ज को फाइल करने के लिए इन पार्टिकुलर सेक्शन 125। एक पर्सन के पास दोस्तों 15 डायरेक्टरशिप कंकरेंटली नहीं हो सकते हैं। चार्ज को रजिस्टर करवाना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप पार्टिकुलर्स को फिल नहीं करेंगे नॉन रजिस्ट्रेशन, ये दोस्तों बैंक को एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लैंड करेगा। जब भी दोस्तों चार्ज दो बैंक के फेवर में होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं तो प्रायोरिटी ऑफ चार्ज इन द फेवर द बैंक इन फेवर जिससे पहले क्रिएट हुआ उसे प्रायोरिटी होगा। चार्ज के रजिस्ट्रेशन के लिए या मॉडिफिकेशन फॉर्म के लिए CSG1 को फिल किया जाएगा आरओसी के फॉर्म। चार्ज को सेटिस्फेक्शन के लिए फॉर्म CSG4 को फिल किया जाएगा आरओसी के पास। HUF प्रॉपर्टी बिजनेस या एस्टेट एंसेस्ट्रल होता है और एक कॉमन पोजीशन है एंजॉयमेंट और ऑनरशिप है वो HUF के फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। हिंदू के कॉमन लॉ के अनुसार जो हिंदू सिख जैन ये सब कम्युनिटीज़ हैं जो कि HUF फॉर्म कर सकते हैं। जॉइंट ऑनर ऑफ HUF को पार्टनर कहा जाता है। दो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ का, एक है दोस्तों दया बहंगा और एक है दोस्तों मिताक्षरा। HUF के अंदर एक कॉमन लिविंग एंसेस्टर होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं और डिसेंडेंट अप टू 3 जनरेशन नेक्स्ट टू हिम। एल्डेस्ट को पार्टनर के अंदर को फैमिली को कर्ता कहा जाता है। जो एल्डेस्ट मेंबर होते हैं वो कर्ता होते हैं चाहे वो भारत से बाहर ही क्यों ना रहें। को पार्टनर पेमेंट ऑफ चेक को स्टॉप नहीं कर सकता। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि अकाउंट ऑफ ट्रस्ट एक रिलेशनशिप है जो कि एक पर्सन जो कि टेस्टेड होता है वो क्रिएट करता है दूसरे पर्सन के साथ ट्रस्टी के साथ। जब तक स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं किया गया ट्रस्ट डीड में कोई भी ट्रस्ट या ट्रस्टी लोन नहीं रेज कर सकते, ट्रस्टी डेलीगेट नहीं कर सकते पावर किसी आउटसाइडर को। दोस्तों मैंडेट कोई रिक्वायर नहीं होता है विटनेस से स्टाम्पिंग का। पावर ऑफ अटॉर्नी को स्टाम्प किया जाता है एज पर स्टाम्प एक्ट। ये रजिस्टर्ड होगा, नोटराइज होगा। जो भी चेक साइन किया जाएगा एजेंट के द्वारा पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाएगा, अथॉरिटी कैंसिलेशन के बाद पे नहीं किया जाएगा। दोस्तों कंपनीज एक्ट की बात करें, कंपनीज एक्ट 2013 को इनेक्ट किया गया ताकि कंसोलिडेट करें अमेंड करें जो भी लॉज हमारी कंपनी से रिलेटेड है। जो रजिस्टर्ड होता है वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो रजिस्टर करेगा सारे डॉक्यूमेंट को। दोस्तों जो CIN होता है जो रजिस्टर्ड होता है वो एलोकेट करता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कंपनी को। सर्टिफिकेट ऑफ कमिश्मेंट ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट था दोस्तों अर्स्ट्राइड कंपनी 1956 में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि सेक्शन 11 को ओमिट कर गया बाद में 19 मई 2015 से। तो कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस 2018 में कहा गया कि जितने भी कंपनी जो भारत में रजिस्टर्ड है 2018 के बाद हैविंग अ शेयर कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमिश्मेंट ऑफ बिजनेस बिफोर कमिंसिंग एनी बिजनेस। एक कंपनी एक लीगल पर्सन होती है लॉ के आय में। दोस्तों डेथ इंसॉल्वेंसी इंसैनिटी किसी मेंबर का कोई इफेक्ट नहीं करता कंपनी के कंटिन्यूटी को। जो भी कंपनी के डेप्ट रहेंगे इसके क्रेडिटर को स्यू कर सकते हैं इसे और उसके मेंबर को स्यू नहीं करेंगे जिनका लायबिलिटी लिमिटेड है अनपेड अमाउंट के लिए। दोस्तों कॉमन सील एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कॉमन सील अफिक्स किया गया वो कंपनी के साइन किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर होते हैं कंपनीज एक्ट 2015 के द्वारा इसलिए प्रोविजन में लगाए हैं रिलेटेड टू कॉमन सील एज ऑप्शनल। तो दोस्तों सेपरेट प्रॉपर्टी कंपनी जो है खरीद सकता है, एंजॉय कर सकता है प्रॉपर्टी अपने नाम में। दोस्तों जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी में। जो डायरेक्टर होते हैं वो अपॉइंट किया जाता है, रिमूव किया जाता है मेंबर के द्वारा। कॉर्पोरेट बिल का मतलब होता है लीगल कंसेप्ट जहाँ पे कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाता है सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेट बिल का मतलब एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे कंपनी के मेंबर को सील किया जाता है लायबिलिटी से जो कि कंपनी के एक्शन से कनेक्टेड है। दोस्तों लिफ्टिंग और पायरसिंग द कॉर्पोरेट बिल का मतलब कि आप इग्नोर कर रहे हैं सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कि आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड लुकिंग बिहाइंड द रियल पर्सन हु आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब एक ऐसा कंपनी जहाँ पे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है रेस्ट्रिक्ट करता है राइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर। कम से कम मिनिमम मेंबर 200 होंगे, मैक्सिमम मेंबर 200 होंगे। पब्लिक कंपनी दोस्तों 7 या ज़्यादा मेंबर को रिक्वायर होता है पब्लिक कंपनी फॉर्म करेंगे। प्राइवेट कंपनी में दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे 2 होंगे जबकि 7 होते हैं प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में। दोस्तों प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम नंबर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक कंपनी में। दोस्तों सेक्शन 44 ये कहता है कि किसी मेंबर का जो शेयर है किसी कंपनी में वो ट्रांसफरेबल होगा। प्राइवेट कंपनी के में दोस्तों जो आर्टिकल है प्राइवेट कंपनी का उसे कंटेंट उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। प्रोस्पेक्टस दोस्तों प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकते जबकि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस के द्वारा इन्वाइट कर सकते जनरल पब्लिक को कि सिक्योरिटी के लिए सब्सक्राइब करें। प्राइवेट कंपनी को ग्रांट किया गया एग्जाम्पशन फ्रॉम सेवरल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। OPC 1% कंपनी का मतलब एक ऐसा कंपनी जिसके पास एक पर्सन है मेंबर के रूप में। OPC दोस्तों सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म से डिस्टर्ड होता है, इससे अलग होता है। दोस्तों OPC एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसके पास लिमिटेड लायबिलिटी अपने मेंबर का, जबकि सोल प्रोप्राइटरी में दोस्तों लायबिलिटी ऑफ द ऑनर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। 1% कंपनी के केस में जो मेंबर
मेमोरेंडम है वो स्टेट करेगा पर्सन का नाम क्या है, जो कि सब्सक्राइबर का डेथ होने के केस में मेंबर हो जाए कंपनी का। 1% कंपनी के केस में जो वर्ड है 1% वो मेंशन होगा ब्रैकेट में बिफोर इज नेम। नेचुरल पर्सन दोस्तों मेंबर नहीं होगा मोर देन 1% कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओबीसी को वॉलंटरी कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी फॉर्म में कंपनी में जब तक 2 साल एक्सपायर ना हुआ हो। स्मॉल कंपनी का मतलब एक ऐसा कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी से दूसरी होती है, जो कि कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो, इसका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो। सी कंपनी है, कंपनी को एसेस किया जाता है सी ऑन द डिमांड बाय सिक्योरिटी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंटिंग 50% अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट। दोस्तों कंपनी ने अपने डेप्ट को फेल किया है, पेमेंट नहीं किया है 30 दिन के पीरियड में, कंपनी जो है सिक्योर ने हैज़ फेल टू सिक्योर और कंपाउंड द डेप्ट टू रीजनेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्रेडिटर। जो एमओए है कंपनी का वो डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसको मतलब पावर ये कंपनी के जो स्कोप है कि पावर का स्कोप क्या है। एमओई में क्या क्या जरूरी चीज़ होता है, एसेसन क्लॉज, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल, आर्टिकल ऑफ एसेसन। जितने भी कंपनी है उनको सेट ऑफ रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है ताकि अपने इंटरनल अफेयर को मैनेज कर सके। 2 इंपॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, एक एमओई होता है, एक एओई होता है। आर्टिकल बेसिकली रूल्स और रेगुलेशन होता है जो कि कंपनी के द्वारा फ्रेम किया जाता है अपने गवर्नेंस के लिए। कंपनी के अंदर एक एडिशनल मैटर होते हैं इसके आर्टिकल में जो कि कंसिडर किया जाता है जरूरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल के अंदर प्रोविजन होता है इंट्रेंचमेंट का, कुछ स्पेसिफाइड प्रोविजन होते हैं आर्टिकल के जिसको अल्टर किया सकता है कंपनी के द्वारा। दोस्तों इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन या प्रोटेक्शन। जो एओई है उसके अंदर प्रोविजन होते हैं इंट्रेंचमेंट फॉर स्पेसिफिक प्रोविजन। जो प्रोविजन होता है इंट्रेंचमेंट का वो इंश्योर करता है कि जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो अल्टर्ड किया जाए यदि कुछ कंडीशन या प्रोसीड्योर को मीट किया गया है, कंप्लाई किया गया। जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, जो एमओए है और एओए है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इससे पहले कि पर्सन डील करे किसी कंपनी के साथ वो इंस्पेक्ट करेगा इस डॉक्यूमेंट को और इस्टेब्लिश करेगा कन्फॉर्मिटी विद द प्रोविजन। लेकिन दोस्तों यदि कोई पर्सन उसे नहीं पढ़ता है तो लॉ एज्यूम करता है कि वो अवेयर है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट का। सिंपल वर्ड, यदि कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है जो कि उसके पावर कंपनी के पावर के बियॉन्ड है तो उसके पास राइट नहीं है कि वो अंडर द स्टेट कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कहा गया है कि एक्सेप्शन है टू द अर्ली डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ये जरूरी है नोट करना कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो अलाउ नहीं करता और सेटर को कि उसके बाद नोटिस हो इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। इसलिए दोस्तों ये यदि एक्ट ऑथराइज किया गया है एमओई के द्वारा, एमओई या आईओई के द्वारा, तो आउटसाइडर एज्यूम कर सकता है कि जो भी डिटेल फॉर्मेलिटी है वो एक्ट में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। यही होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या दोस्तों इसको टर्को एंड लूट भी कहते हैं। तो कहने का मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कंपनी का जो इंडोर अफेयर है वो कंपनी का प्रॉब्लम है। दोस्तों एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो कि मॉनिटर करता है ऑडिटिंग प्रोफेशन को और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट। जो एनएफआरए का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में हुआ था ऑडिटिंग प्रोफेशनल के लिए। वो इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी को और रिलायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और जो भी इन्फॉर्मेशन लिस्टेड कंपनी प्रेजेंट कर रही है कंपनीज को रिक्वायर है कि वो डिस्क्लोज करेगी अपने इन्फॉर्मेशन को ऑडिटर का टू द एनएफआरए। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है भारत में जो कि एडवोकेट करती है इशूज जो कि इंडियन कंपनी से रिलेटेड है। जो ट्रिब्यूनल है वो स्टैब्लिश किया गया था अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1 जून 2016 के द्वारा भारतीय सरकार के द्वारा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक एडजुकेटिंग अथॉरिटी है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों इन रिलेशन टू कंपनीज के अंदर बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 87 कंपनीज एक्ट में आरओसी से रिलेटेड है। सेक्शन 77 में कहा गया कि चार्ज जो कंपनी क्रिएट करेगा चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो वो रजिस्टर्ड होगा आरओसी के पास। सेक्शन 135 दोस्तों सीएसआर से डील करता है। सेक्शन 137 डील करता है कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विल बी रजिस्टर्ड। सेक्शन 179 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करता है कि बोरोइंग पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 453 दोस्तों इम्प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड पनिशेबल विद फाइन दिस शैल नॉट बी लेस देन 500 रुपीज़ बट मे एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़। दोस्तों फिर नेक्स्ट है हमारा एलएलपी दोस्तों आया था रिकमेंडेशन विच इज मेड बाय द सेवरल एक्सपर्ट कमेटी लाइक भट्ट कमेटी, नायक कमेटी, अभिद हुसैन कमेटी। एलएलपी एक कॉर्पोरेट वकील है, फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनरशिप का। एलएलपी एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस वकील है। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि सेपरेट करता है एक पार्टनर से। दोस्तों चूंकि एलएलपी के अंदर एलिमेंट्स है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का भी और पार्टनरशिप फर्म का भी, इसलिए एलएलपी को हाइब्रिड माना जाता है। एलएलपी सुटेबल होता है सर्विस इंडस्ट्री के लिए। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। जो म्यूचुअल राइट होता है, ड्यूटीज होता है पार्टनर किसी एलएलपी का वो गवर्न किया जाता है एग्रीमेंट के द्वारा। एलएलपी के केस में दोस्तों कोई पार्टनर लायबल नहीं होता है ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और ऑथराइज एक्ट। दोस्तों जो नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और ऑथराइज एक्शन ऑफ द अदर पार्टी। प्रत्येक एलएलपी का अपना कम से कम 2 पार्टनर होगा और कम से कम 2 इंडिविजुअल होगा एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। दोस्तों कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कितने पार्टनर होंगे एलएलपी में। एलएलपी का जो ऑडिट है वो मैंडेटरी होता है। वैसे कंपनी के लिए कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा है और एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एलएलपी के अफेयर को। एक पार्टनरशिप फॉर्म प्राइवेट कंपनी और लिस्टेड कंपनी वो कन्वर्ट कर सकते हैं एलएलपी के फॉर्म में। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसे स्यू किया जा सकता है, इसको स्यू भी कर सकती है। एलएलपी एक 2008 प्रोवाइड करता है एलिजिबिलिटी टू द पार्टनर टू डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। जो रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी है जब वो एलएलपी हो जाती है। कोई इंडिविजुअल या बड़ी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकती है एलएलपी में। कोई मैंडेटरी टाइम पीरियड नहीं है एलएमटी के केस में, एलएलपी के केस में।
कंपनी के केस में दोस्तों कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर कंडक्ट नहीं कर सकते बिजनेस को, कंपनी के बिजनेस को, लेकिन एलएलपी के केस में प्रत्येक पार्टनर का अथॉरिटी है कि वैसा कर सकते हैं। एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है क्योंकि क्रिएट किया गया लीगल प्रोसेस के द्वारा और क्लॉथ किया गया सारे राइट ऑफ द इंडिविजुअल के द्वारा। एक एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, वो एक्ट कर सकता है पार्टनर के माध्यम से और डेजिग्नेटेड पार्टनर के माध्यम से। जो भी एलएलपी के पार्टनर होते हैं वो इंटाइटल होते हैं कि वो एलएलपी के बिजनेस को मैनेज करेंगे। एलएलपी को दोस्तों कंप्लीट करना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है रजिस्ट्रार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। एलएलपी को दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, एक पर्सन या नॉमिनी जो है बड़ी कॉर्पोरेट का वो अपॉइंट किया जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी का, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को होल्ड करेगा। दोस्तों डीपीआईएन एक नंबर होता है जो कि एमसी एलोकेट करती है। एलएलपी दोस्तों सेम नेम नहीं हो सकता दूसरे एलएलपी के साथ। जो फर्स्ट स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन एलएलपी इज रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। नाम रिजर्व करने के बाद यूजर को ई फॉर्म 2 फाइल करना पड़ता है। जो एलएलपी एग्रीमेंट का एजुकेशन होता है वो मैंडेटरी है। एक इंडिविजुअल दोस्तों कैपेबल नहीं होगा एलएलपी का पार्टनर के लिए यदि दोस्तों उसे फाउंड किया गया अनसाउंड माइंड का, यदि वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यदि वो अप्लाई किया गया एग्जीक्यूटिव। दोस्तों एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के बाद वो स्यू किया जा सकता है, एक्वायर कर सकता है, ऑन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डेवलप कर सकता है प्रॉपर्टी को, उसका कॉमन सील हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट में बताया गया है कि राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 91। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्प करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में लोग मास्टर हैं, उनके पास राइट है कि वो जानकारी लें जो भी गवर्नमेंट के वर्किंग है। गवर्नमेंट ने नेट किया आरटीआई को 2005 में। यह एक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है जो प्राइमरी गोल है आरटीआई का इंपावर करें सिटीजन को, प्रमोट करें ओपननेस को, अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट ऑपरेशन। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि यह एक्ट इम्पोज करता है पेनल्टीज़ को यदि अथॉरिटी डिले करेंगे सिटीजन के रिस्पॉन्ड करने में। ये सिटीजन है वो किसी इन्फॉर्मेशन को सीख कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन को जो कि अफेक्ट करते हैं सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, वो एग्जेम्प्टेड रखा गया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंपावर करें सिटीजन को, ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, करप्शन को कंटेन करता है, इन्वेस्ट करता है, बिल्डिंग बेटर इन्फॉर्म सिटीजन। सेक्शन 2 सब सेक्शन एच जो है पब्लिक अथॉरिटी का मतलब सारे अथॉरिटी होते हैं, गवर्नमेंट को मेंटेन करना है, प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करना है इन्फॉर्मेशन को। दोस्तों एक टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 है मिनिमम इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 के अंदर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2 टायर मैकेनिज्म। सेक्शन 19 सेक्शन 20 प्रोवाइड पेनल्टीज इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम। फिर दोस्तों आरटीआई 2005 इंपावर करता है सिटीजन को, ये क्वेश्चन कर सकते हैं सीक्रेसी एंड एब्यूज ऑफ द पावर। आरटीआई इन्फॉर्मेशन को पब्लिक गुड के रिगार्ड हो सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किया जाएगा वो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएगा। दोस्तों हर एक साल दोस्तों 6 मिलियन एप्लीकेशन फाइल किया जाता है आरटीआई के अंदर। जो भी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सीख करेगा बहुत सारे इशूज़ में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, इसलिए आरटीआई एक फंडामेंटल राइट है। दोस्तों आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2013 ने पॉलिटिकल पार्टी को रिमूव किया अंडर द एम्बिट ऑफ डिफरेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। दोस्तों आरटीआई अमेंडमेंट का एक्ट 2018 का एम ये था कि सेंटर को पावर दे कि वो फिक्स करे टेन्योर को और सैलरीज को स्टेट और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का स्टेटस में आरटीआई। तो मेन सेटबैक है आरटीआई का कि जो है पुअर रिकॉर्ड कीपिंग है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो दोस्तों आरटीआई और राइट टू प्राइवेसी में क्या अंतर है? राइट टू प्राइवेसी और आरटीआई दोस्तों एसेंशियल ह्यूमन राइट है मॉडर्न सोसाइटी में, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को ब्रीच किया जा रहा है, बहुत कॉमन हो गया है दोस्तों। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912 प्रोवाइड करता है कि ये ऑफेंस होगा कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है। ऑफिसर सीक्रेसी एक्ट 1923 का प्रोवाइड करता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर किसी डॉक्यूमेंट को मार्क कर सकती है कॉन्फिडेंशियल। दोस्तों फिर है हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को इनेक्ट किया गया इंडियन पार्लियामेंट को 2000 ईस्वी में। आईटी एक्ट को अमेंड किया गया, कुछ प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दोस्तों आईटी एक्ट 2008 का अमेंडमेंट लाया गया। सेक्शन 66 से अथॉरिटी देता है पावर प्रोवाइड करता है, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं जो कि एक्यूज है एक कंटेंट को सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए जो कि ऑफेंसिव है। दोस्तों जो पेनल्टी प्रिस्क्राइब किया गया है एबव का वो है 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। सेक्शन 66 का आर्गूमेंट अगेंस्ट है ऑफेंसिव मैनाकिंग एनॉयंस, जो कोई भी कंस्टिट्यूट किया गया ऑफेंसिव किसी बॉडी के द्वारा। गवर्नमेंट ने कंटेंट किया कि सेक्शन दोस्तों वायलेट नहीं करता किसी फंडामेंटल राइट को और कुछ ही वर्ड को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्रक डाउन दिस सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट सेइंग दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटेड आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1। दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी पार्टीज किसी सेक्शन को अपोज स्टेट करते हैं कि ये सेक्शन वायलेट करता है राइट टू प्राइवेसी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट किया कि नेशनल सिक्योरिटी इज एबव इंडिविजुअल प्राइवेसी। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन है तो ये रूल फ्रेम किया गया अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये सेक्शन कवर करता है इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी को। दो कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएटरी होते हैं, एक होता है कंड्यूट्स द टेक्निकल प्रोवाइडर ऑफ द इंटरनेट एक्सेस और ट्रांसमिशन सर्विस, होस्ट प्रोवाइडर ऑफ द कंटेंट सर्विस। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन रूल पहले रिलीज़ किया गया 2011 में, फिर 2018 में। 2018 में दोस्तों राइज द नंबर ऑफ मॉब लिंचिंग हुआ जो कि फेक न्यूज़ के कारण हुआ। इसको कर्व करने के लिए सरकार ने दोस्तों इंटेलिजेंस चेंज लाया सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। 2018 का रूल ये कहता है कि सोशल मीडिया के जो इंटरमीडिएटरी हैं वो रूल पब्लिश करें, प्राइवेसी पब्लिश करें ताकि यूजर को कर्व कर सके इंगेजिंग इन ऑनलाइन मटेरियल विच इज़ फेडोफिलिक, पोर्नोग्राफिक, हेस्टफुल, रेशियली एंड एथनिकली ऑब्जेक्शनेबल। रूल जो है ऑब्लिगेशनरी बनाया ऑनलाइन इंटरमीडिएटरी को कि अपॉइंट करेगा एक नोडल पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट। इस इंटरमीडिएटरी को रिक्वायरमेंट है कि वो डिप्लॉय करेगा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ऑन ऑटोमेटेड टूल्स।
दोस्तों रैशनली बिहाइंड द रूल क्या था कि जो गवर्नमेंट ने लीगल फ्रेमवर्क लाया इन ऑर्डर टू मेक सोशल मीडिया अकाउंटेबल अंडर द लॉ। गवर्नमेंट कर्व करना चाहती है फेक न्यूज़ के स्प्रेड को। ये दोस्तों ये सभी मेन प्रोविजन है हमारे IT एक्ट 2000 के। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये एक्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। PCA एक्ट ने बहुत सारे अमेंडमेंट लाए हैं रिसेंट ईयर में। जैसे देखिए ऑफेंसेस क्या है, पनिशमेंट क्या है। मान लीजिए कि ग्रेटिफिकेशन ले रहे हैं अदर दैन लीगल रिमंडेशन, जो भी गिल्टी फाइंड करेगा उसको इम्प्रिजनमेंट 6 महीना का मिलेगा, जो 5 साल तक एक्सटेंड किया सकता है। यदि ग्रेटिफिकेशन टेक कर रहे हैं विद द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो इम्प्रिजनमेंट जो है 3 साल का होगा, जिसको 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। टेकिंग ग्रेटिफिकेशन विद द पर्पज ऑफ बिल्डिंग पब्लिक पर्सनल इन्फ्लुएंस द पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे 6 महीना का इम्प्रिजनमेंट होता है, जो कि 5 साल तक एक्सटेंड किया सकता है। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन कोई पुलिस ऑफिसर करेंगे, जो कि दिल्ली के केस में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से लो रैंक के नहीं होंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में असिस्टेंट का ACP के नीचे नहीं होंगे। दोस्तों 2013 में जो कि अमेंडमेंट लाया गया, ब्राइबरी को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। 2 तरह का ऑफेंस को कवर किया गया अमेंडेड क्रिमिनल मिसकंडक्ट में। ऑफेंस इलिसिट इनरिचमेंट था। दोस्तों अमेंडमेंट जो है लाया गया प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। जो ट्रायल लिमिट है फॉर केसेज अंडर PCA को फिक्स किया गया विद इन 2 ईयर इफ इट इज हैंडल बाय द स्पेशल जज। 2018 में जो अमेंडमेंट आया इसमें ब्राइबरी को स्पेसिफिक बनाया गया, डायरेक्ट ऑफेंस बनाया गया। जो भी ब्राइब लेता है वो 3 से 7 साल का जेल फेस करेगा। जो भी ब्राइब देगा वही पनिश किया जाएगा 7 साल तक के जेल का। 2018 का जो अमेंडमेंट है वो प्रोविजन क्रिएट किया कि प्रोटेक्ट करें उनको जिनको फोर्स किया गया है ब्राइब पे करने के लिए। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो ट्रायल है पर्टेनिंग टू द एक्शन ऑफ ब्राइब, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स कंटेन ओवरराइडिंग क्लाउज, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यूजरी लोन्स, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको बताया जा रहे हैं। प्रोप्राइटरी राइट क्या है, डॉक्यूमेंट्री राइट्स क्या है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा मॉड्यूल डी को। धन्यवाद।